जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ इमरान खान साहब की पार्टी ने जो मुलाकात की है असद कैसर साहब ने और उनके वक़्त ने, ये अच्छी बात है। पहले ही इस बात की तशरीह कर दी जाए या ये बयानिया कायम कर दिया जाए कि ये जो मुलाकात है और वो भी इलेक्शन के बाद ये मुलाकात, ये अच्छी बात है और पहले दिन से ही हम ये कह रहे थे, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से ये गुज़ारिश कर रहे थे जब इमरान खान साहब ख़ास तौर पे हुकूमत का हिस्सा थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करते थे कि वो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ मुलाकात करें, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात करें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात करें। लेकिन इमरान खान साहब ये बात, ये मशवरे तस्लीम नहीं करते थे, बल्कि वो समझते थे कि इनके साथ मुलाकात करने से बेहतर है कि वो खुदकुशी कर लें। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ इमरान खान साहब किस तरह मुख़ातिब होते थे, उनके बारे में क्या इमरान खान साहब का रवैया होता था, यहाँ तक कि वो कहते थे कि मुल्क के जो तब के आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, वो भी समझाते थे कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को डीज़ल न कहा करें और तज़ीक आमेज़ अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल न किया करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो जस्टिफ़ाई करते थे कि मैं नहीं कहता, बल्कि ये जलसे में जो लोग हैं वो ये बात करते हैं। तो मुफ़ाहमती पॉलिसी ये जो थी, ये पहले दिन से नवाज़ शरीफ साहब और तब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान देखी गई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दरमियान एक 80 की दिहाई की सियासत जिसे कहा जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई हुई, बयानिया बनाया गया कि आज तक ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो मुफ़ाहमती रवैया है, हुकूमत के साथ इश्तराक है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर नफ़रत की वजह से नुकसान दे रहा है। यानी नफ़रत इतनी है कि 80 की दिहाई की जो सियासत है, वो आज तक गालिब है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान मिसाक जमहूरियत हुआ, लेकिन नफ़रत नहीं जा रही। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के दौर में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के दरमियान मुफ़ाहमती रास्ता अख्तियार किया गया। अब शहबाज़ शरीफ ने जो 16 माह हुकूमत की, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब थे, लेकिन पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों के दरमियान नफ़रत नहीं जाती। तो ये जो नफ़रत के बीज बोए जाते हैं सियासत के हवाले से, फिर आप जल्दी से यू टर्न तो ले लेते हैं, लेकिन यू टर्न लेने के बाद जो अवाम में नफ़रत पैदा होती है, वो नफ़रत एक दिन में आपकी तरह यू टर्न लेके वापस नहीं आती। फिर वो नफ़रत बहुत अरसे तक चलती है, बल्कि नस्ल दर नस्ल वो नफ़रत आगे चली जाती है। तो इमरान खान साहब जो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ उनका रवैया जो था, वो इलेक्शन के दिनों में, यानी मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को ही अगर उनके बयानिए को देखें इलेक्शन के बाद, ये इलेक्शन से पहले की बात मैं नहीं कर रहा, इलेक्शन के बाद मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का बयानिया ये है कि मुझे जो शिकस्त हुई, बुनियादी तौर पे ये यूरोप की वजह से शिकस्त हुई। यूरोप नहीं चाहता था क्योंकि हमने फ़लस्तीन पे जो मौक़िफ़ अख्तियार किया था और यहूदी लॉबी, यानी मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के बिकौल कि उनको जो शिकस्त हुई है, वो उनके बयानी की वजह से शिकस्त हुई है और वो बयानिया वो था जो यूरोप को पसंद नहीं था और वो बयानिया वो था जो इमरान खान साहब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो अमलन तो यही हुआ कि इमरान खान साहब को जो हिमायत बाहर से मिल रही थी, वही लोग थे जो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को हरवाना चाहते थे उनके बयानी के मुताबिक। लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से जब सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ आप कैसे अपोज़िशन में जाके बैठेंगे, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब का ये बयानिया था कि हमें उनके दिमाग के साथ मसला है, उनके जिस्म के साथ कोई मसला नहीं है। अगर वो आके बैठते हैं एक जगह पे, तो हमें उनके साथ कोई मसला नहीं है, उनके दिमाग के साथ मसला है। असल में ये जो बयानिया है या ये जो बात है, ये बहुत पुरानी है। ये सिर्फ़ मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपने जो वैसे आप अगर ये देखें कि जितनी नफ़रत से इमरान खान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के हवाले से तकारीर की, इतनी नफ़रत से मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने इमरान खान के हवाले से कोई इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए, जिस तरह इमरान खान साहब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को डीज़ल, डीज़ल कह के बुलाते थे और नफ़रत की सियासत करते थे। मुझे तो जब असद कैसर साहब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के घर पहुँचे और मुलाकात की, वैसे आपको ये याद दहानी के लिए आपके सामने ये अर्ज़ रखते हैं कि ये असद कैसर साहब की मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से पहली मुलाकात नहीं थी। कुछ दिन पहले मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के घर असद कैसर साहब आए थे और मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने नमाज़ पढ़ाई थी। इमामत जो थी वो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने की थी और असद कैसर साहब ने
उनके पीछे नमाज भी अदा की थी। तो ये पहली कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन मुझे याद आ रहा था जब असद कैसर साहब मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो असद कैसर साहब ही स्पीकर हुआ करते थे, और स्पीकर असद कैसर साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब के जो एमएनएज थे, वो अगर लॉजेस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो असद कैसर साहब ये बयान फरमाते थे कि उनके लॉजेस जो है वो रेड जोन में आता है और पार्लियामेंट के दायरे अख्तियार में आता है, तो ये लोग वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या इज्तिमा भी नहीं कर सकते। शायद खाकान अब्बासी साहब वालों के साथ डी चौक पे जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन लॉजेस के अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब के एमएनएज थे या उनके मुंतखब नुमाइंदे थे, उनके साथ क्या हुआ, वो अगर आप फुटेजेस याद करें तो आपको हैरत होगी कि उनके साथ कितनी तब की पुलिस ने तजलील की। यहाँ तक कि जो इंटीरियर मिनिस्टर तब थे, शेख रशीद साहब थे, उनका कहना था कि ये मौलाना फजल रहमान साहब के कारकुन जो हैं वो जिस तरह की खाकी वर्दी पहन के आते हैं, उनको इस तरह की जो इजाज़त है वो रेड ज़ोन के अंदर नहीं होगी। तो असद कैसर साहब स्पीकर हुआ करते थे, इनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे असेंबली के अंदर भी आने की इजाज़त नहीं होती थी। अगर ये गिरफ्तार होते थे अपोजिशन वाले या मौलाना फजल रहमान साहब के एमएनएज जो थे वो लॉजेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लॉजेस तो दूर की बात, कहीं पर भी इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जाती थी। तो बहरहाल ये बात याद दहानी के लिए ज़हन में आई तो आपके सामने रख दी। लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर आप किसी भी जमात को देखें, अगर आप मुस्लिम लीग काफ को देखें, मुस्लिम लीग काफ इलेक्शन से पहले आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे कातिल लीग, लेकिन बाद में जब वो मुंतखब होके आए आसिफ अली जरदारी साहब, तो उसी कातिल लीग के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर सियासत मिलके की, उनको नायब वजीर आजम किया। अगर इसी तरह आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका मौक़िफ़ क्या होता था, फिर उनके साथ मीसा की जमहूरियत की, और नवाज़ शरीफ साहब तो यहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक की जो है ना कब्र पे खड़े होके कहते थे कि हम ये ख्वाब पूरा करेंगे, यानी जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब जो है वो चाहते थे कि पूरा करेंगे। लेकिन बाद में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मीसा की जमहूरियत किया। यही आप इमरान खान साहब को अगर देखें कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए क्या कहते थे कि वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आज चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में उनके साथी के तौर पे मौजूद हैं। यही आप देखें कि शेख रशीद साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या कहते थे, इमरान खान साहब के लिए शेख रशीद क्या कहते थे। इमरान खान साहब का तो ये कहना था कि जो सियासत शेख रशीद कर रहे हैं, इसी सियासत से मैं पनाह मांगता हूँ, और शेख रशीद इमरान खान साहब को मुखातिब होकर कहते थे आप तो मामूली कप्तान हैं। तो ये सियासत के अंदर जो यू टर्न है वो किसी एक जमात ने नहीं लिए, या एक जमात ने तारीख रकम नहीं की यू टर्न के हवाले से। लेकिन बुनियादी तौर पे बात ये है कि ये जो नफरत की सियासत है, ये नफरत की सियासत अवाम के दिलों के अंदर कितना गहरा जख्म लगा देती है। जब आप राना सनाउल्लाह जैसे बंदे को गिरफ्तार करते हैं हीरोइन के केस के अंदर, चर्च, तो आपने राना सनाउल्लाह के खिलाफ तो इतनी बड़ी बातें की, राना सनाउल्लाह के खिलाफ आप पार्लियामेंट के अंदर तब के जो विफाकी वुज़रा थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, शहरियार आफरीदी साहब की देखें कि उनके पास जैसे सबूत पड़े हुए थे कि वो मनशियात में राना सनाउल्लाह किस तरह गिरफ्तार हुए थे। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से तो वो कहते थे फैसलाबाद में इतने कत्ल किए हुए हैं। तो एक दूसरे के खिलाफ आप इतने बड़े केसेस करते हैं, चाहे फिर इमरान खान साहब का दौर हो, इमरान खान के दौर में देखें सारी अपोजिशन जो थी वो जेल में बंद थी, और फिर सारी अपोजिशन जेल में, और आज जब निगरान हुकूमत है, या आज जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजरी है, तो इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की सारी पार्टी जो है वो जेल के अंदर है। तो ये किस तरह की सियासत है, किस तरह हम कह सकते हैं कि ये महज़ब तरीके से इलेक्शन कैंपेन है, या महज़ब तरीके से अपोजिशन है, या महज़ब तरीके से हुकूमत चलाने के तरीक़ेकार है। ज़ाहिर सी बात है कि यही सूरत हाल थी जब इमरान खान साहब से बार बार दरख्वास्त की जाती थी, सहाफ़ी जो उनसे मिलने जाते थे वो भी दरख्वास्त करते थे कि जी इनसे मुलाकात करें, अपोजिशन से मुलाकात करें, अपोजिशन से मुलाकात के बगैर कोई भी तरीका सियासत में नहीं है। तो इमरान खान साहब कहते थे मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊँगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग की सी सूरत हाल थी, तब भी इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि इनके साथ नहीं बैठ सकता। जब कोरोना की सूरत हाल थी, तब भी इमरान खान साहब जो थे वो अपोजिशन के साथ या तब की सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, और इनके साथ हाथ मिलाना
توہین سمجھتے تھے. اگر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کے اندر خطاب کرتے تھے تو مراد سعید کو کہا جاتا تھا کہ ان کا جواب دیں، کیونکہ ان کی اوقات جو ہے وہ مراد سعید جیسی ہے. آج عمران خان صاحب نے اگر یو ٹرن لیا ہے، اور حقیقی معنی میں یو ٹرن لیا ہے، کیونکہ یو ٹرن عمران خان صاحب کا یہ پہلی مرتبہ یو ٹرن نہیں ہے. وہ جیتے ہیں، ان کے آزاد اراکین جیتے ہیں، لیکن سیاست بہرحال وہی ہے. اس وقت جو انقلابی سی صورتحال ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، اور عوام کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کا فیصلہ مانا جاتا ہے. لیکن آج تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو تب باجوہ صاحب کس کی طرف تھے. تو یہ صورتحال تو موجود ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا، اصغر خان کیس اٹھا کے دیکھیں کہ میری الیکشن چرائی گئی ہے. 88 میں تو مکمل طور پہ اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی الیکشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور باقی سارے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے اندر موجود تھے. آج تو اصغر خان کیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی پیسے باضابطہ طور پہ پیسے بانٹے گئے تھے. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر چیز یہ ہے کہ جب اپوزیشن کے ساتھ آپ کو اس طرح ہاتھ ملانا بھی پڑتا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، آج آپ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، آپ کہتے کیا ہیں، بلکہ مشاورت آپ نے شروع بھی کر دی. تو کل اگر یہی ایک دوسرے کو یہودی کے الزام نہیں لگاتے، کل اگر ایک دوسرے کو ڈیزل کے پرمٹ کے تانے نہ دیتے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی سیاست نہ کرتے، آصف علی زرداری کو بندوق کی نشست پہ آپ نہیں رکھتے، نواز شریف صاحب کو آپ ان کے جیلوں کے اندر ان کی اے سی اور ٹی ویاں نہ ہٹواتے، تو آج سیاست جو ہے ملک کے اندر وہ شاید مختلف ہوتی. کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ مفاہمت کے راستے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہ عمران خان صاحب کے لیے ہے، نہ شہباز شریف صاحب کے لیے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. مفاہمتی اور ایک ہی ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ایسے نہیں کیے جا سکتے کہ جو حکومت میں آئے، وزیر اعظم بنے تو اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالے، ان پہ یہودی کے الزام لگائے، ان کے اوپر ڈیزل اور پرمٹ کے الزام لگائے، ان کے اوپر بندوق کی نشست رکھ دے. اس طرح سیاست نہیں ہوتی. کاش یہ عمران خان صاحب کو بات اڈیالہ جیل کے اندر اگر اب سمجھ میں آئی ہے، اب اگر عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا یو ٹرن ہے. اسد کیسر صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت کا فیصلہ، یہ بہت ہی اچھا اور خوش آئند فیصلہ ہے.